तो बंगाल चुनाव और एग्जिट पोल्स, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं ना, वो पूरी तरह से कंफ्यूजिंग है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। तो चलिए डेटा और जमीनी हकीकत का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि सतह के नीचे असल में चल क्या रहा है। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ बंगाल की सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा है और दूसरी तरफ नोएडा के टीवी स्टूडियो में दामों का तूफान आया हुआ है। तो असली सवाल ये उठता है कि क्या स्क्रीन पर चमकने वाले ये भारी भरकम आंकड़े सच में जमीनी हकीकत बता रहे हैं, या फिर 4 मई को जब वोटों की गिनती होगी तो ये सारे दावे हवा हो जाएंगे। आज हम जिन अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे वो हैं एग्जिट पोल्स का विरोधाभास, उनके आंकड़ों की डिकोडिंग, महिला वोटर्स की दुविधा, भ्रष्टाचार बनाम बंगाली अस्मिता, इसके राष्ट्रीय प्रभाव और सबसे जरूरी साइलेंट वोटर फैक्टर। इन सारी चीजों को समझकर ही हमें पता चलेगा कि इस चुनाव की भविष्यवाणी करना इतना मुश्किल क्यों है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल्स के इस भारी विरोधाभास और आंकड़ों के शोर की। कहा जाता है ना कि एग्जिट पोल्स सिर्फ ट्रेलर होते हैं, और बंगाल में तो भाई क्लाइमैक्स हमेशा ट्रेलर से कहीं आगे निकल जाता है। आज का माहौल बिल्कुल वैसा ही है। कुछ चैनल्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी शानदार वापसी कर रही है, तो वहीं कुछ और चैनल्स उतने ही दावे से कह रहे हैं कि इस बार खेला हो गया है और बंगाल में बीजेपी का कमल खिलने वाला है। अब जरा इन पोल के आंकड़ों को समझते हैं और देखते हैं कि ये बटा हुआ बोर्ड आखिर क्या कहानी बयां कर रहा है। अगर आप इन अनुमानों को देखें तो भारी अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ प्रजापोल जैसी एजेंसियां हैं जो बीजेपी को सीधे 200 से ज्यादा सीटें दे रही हैं, और ठीक दूसरी तरफ जनमत पोल्स है जो टीएमसी को 200 के पार दिखा रहा है। मतलब ये सिर्फ 1-2 सीटों का हेरफेर नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सरकार बदलने का अंतर है। ये अपने आप में हैरान करने वाला है। अब इस सब में जो सबसे जादुई आंकड़ा है वो है 148। 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए यही नंबर चाहिए होता है। लेकिन मजे की बात देखिए, जब इन सारे पोल्स का एवरेज निकाला जाता है, जिसे हम पोल ऑफ पोल्स कहते हैं, तो वो बीजेपी को 145 और टीएमसी को 142 सीट्स पर लाकर खड़ा कर देता है। यानी औसत के हिसाब से कोई भी पार्टी स्पष्ट रूप से 148 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। कांटे की टक्कर है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं महिला मतदाता की दुविधा की ओर। ये सुरक्षा बनाम कल्याण का एक ऐसा मुद्दा है जो इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, महिला वोटर्स इस वक्त एक बहुत बड़ी रस्साकशी के बीच फंसी हुई हैं। एक तरफ संदेश खाली जैसी घटनाओं को लेकर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का भारी गुस्सा है, जिसे बीजेपी काफी मजबूती से उठा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाएं। इन योजनाओं से मिलने वाली डायरेक्ट आर्थिक मदद ग्रामीण महिलाओं के लिए सच में एक लाइफलाइन बन चुकी है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा और उसको लेकर जो गुस्सा है वो ममता बनर्जी के स्थापित आर्थिक और वित्तीय कार्यक्रमों पर भारी पड़ेगा, या फिर ये मुफ्त की कल्याणकारी योजनाएं उस गुस्से को शांत करने में कामयाब रहेंगी? ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब आते हैं चुनाव की एक और बड़ी वैचारिक लड़ाई पर, जो है भ्रष्टाचार बनाम बंगाली अस्मिता। इस मोर्चे पर दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार के तीखे आरोप लगाए हैं, जैसे मंत्रियों के घर मिले नोटों के ढेर, कट मनी और आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं। वहीं इसके जवाब में टीएमसी ने बड़ी चतुराई से इस पूरे चुनाव को बंगाली अस्मिता का मुद्दा बना दिया है। वो इसे बंगाल की क्षेत्रीय पहचान को दिल्ली के तथाकथित बाहरी लोगों से बचाने की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं। यहाँ जो असली टकराव है ना, वो इस बात को लेकर है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी और लगातार सामने आ रहे घोटालों की थकान बंगाली अस्मिता के उस स्ट्रॉन्ग इमोशनल शील्ड को तोड़ पाएगी, उसी शील्ड को जिसने ममता बनर्जी को इतने सालों तक अजय बनाए रखा है। अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और राष्ट्रीय दाव और इसके प्रभाव को समझते हैं, क्योंकि इस चुनाव की गूंज सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाली। इसके राष्ट्रीय मायने बहुत बड़े हैं। सोचिए, अगर टीएमसी जीतती है तो ममता बनर्जी सीधे तौर पर विपक्ष के नेतृत्व के लिए राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो जाएंगी। और अगर बीजेपी जीतती है तो ये उनके लिए सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं होगा, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर कमल खिलाने जैसा होगा, जिसे वो अपना वैचारिक अंतिम मोर्चा मानते हैं। और अब आते हैं सबसे रहस्यमयी पहलू पर, साइलेंट वोटर फैक्टर, ऐतिहासिक विसंगतियां और वो चीजें जो बंगाल के चुनाव को इतना अनप्रेडिक्टेबल बनाती हैं।
देखिए, इतिहास हमें पहले ही चेतावनी दे चुका है। 2021 को ही याद कर लीजिए, तब भी ज्यादातर एजेंसियों ने एकदम कांटे की टक्कर बताई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो टीएमसी 215 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत ले आई और बीजेपी 77 पर ही सिमट गई। साइलेंट वोटर को पढ़ने में एजेंसियों से इतनी बड़ी चूक हुई थी कि इस बार एक्सिस माई इंडिया जैसी बड़ी एजेंसी ने तो बंगाल का एग्जिट पोल करने से ही साफ इनकार कर दिया। और इस बार तो सस्पेंस और भी गहरा है। जरा सोचिए, वोटर लिस्ट से 91 लाख नाम हटा दिए गए हैं। ये 91 लाख का आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये पोलस्टर्स के सारे मैथमेटिकल मॉडल्स और कैलकुलेशंस को पूरी तरह से उलझा कर रख देता है। इस 91 लाख की डिलीशन पर काफी विवाद भी है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये नाम डुप्लीकेट थे या उन लोगों के थे जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन टीएमसी आरोप लगा रही है कि ये उनके मजबूत गढ़ों में वोटर्स को रोकने की एक सोची समझी साजिश है। सच जो भी हो, पर इतना तय है कि ये एक बहुत बड़ा अननोन फैक्टर है जो नतीजों को किसी भी तरफ घुमा सकता है। इन सब के ऊपर जो 90 से 93% के आसपास का ऐतिहासिक मतदान हुआ है ना, वो किसी गहरी इमोशनल अंडरकरंट का सीधा संकेत देता है। जो सर्वेक्षक सिर्फ शहरों में जाकर सैंपलिंग करते हैं, वो अक्सर सुंदरबन के सुदूर गांवों या चाय बागानों में चल रही इस खामोश लहर को पकड़ ही नहीं पाते। तो जैसे जैसे 4 मई यानी वोटों की गिनती का दिन करीब आ रहा है, ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। क्या ये 90% से ज्यादा का बम्पर मतदान और वोटर्स की ये रहस्यमय चुप्पी टीवी स्टूडियो वाले इन ट्रेलर्स से बिल्कुल अलग कोई नया ही क्लाइमैक्स लिखने वाली है? क्या सचमुच 4 मई को कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है? इसका जवाब तो अब नतीजे ही देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए।